Hey guys, in today's class we are going to do Indigo जो लुई फिशर ने लिखी है। लुई फिशर ने एक्चुअली तो महात्मा गांधी जी के ऊपर एक पूरी बुक लिखी थी जिसका नाम द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी था। बट आपके जो टेक्स्ट बुक में है उसका सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है, एक एक्सर्प्ट है। एंड इस एक्सर्प्ट में उसने जो मेन चीज़ दिखाना चाहिए है वो है चंपारण मूवमेंट। नाउ चंपारण मूवमेंट आप लोगों ने जो है हिस्ट्री में भी ऑलरेडी इसके बारे में पढ़ रखा होगा। ये बहुत ही एक सिग्निफिकेंट मूवमेंट थी। एंड इसी चंपारण मूवमेंट के थ्रू जो गांधी जी है उन्होंने एक नॉन वायलेंट रेजिस्टेंट मूवमेंट भी स्टार्ट करी थी। अब इसके अंदर इन्होंने इंडिगो प्लांटर्स के बारे में दिखाया है। इंडिगो प्लांटर्स कह लीजिए या फिर आप इंडिगो फार्मर्स कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, इनके बारे में, इनकी प्लाइट के बारे में और इनकी कंडीशन के बारे में दिखाया है कि किस तरीके से जो सप्रेसर्स थे, मतलब जो ब्रिटिश थे, वो किस तरीके से सप्रेस करते थे इंडियन फार्मर्स को या फिर इंडियन पेजेंट्स को। तो इट इज एन अकाउंट ऑफ द स्टोरी ऑफ द सप्रेसर ऑन द सप्रेस्ड या फिर ऑफ द ऑप्रेसर ऑन द ऑप्रेस्ड। तो आप इस फ्रेज को इसी तरीके से अपने आंसर्स में यूज करना सो दैट यू कैन गेट गुड मार्क्स। अब इसमें हम समझने की कोशिश करेंगे कि स्टोरी में है क्या। आप लोग ट्राई करना कि जो मैंने इंट्रोडक्शन में आपको बताया है वो क्रिटिकल आंसर्स में आप डाल सको। अब जो स्टोरी स्टार्ट होती है वो एक पेजेंट से स्टार्ट होती है, एक फार्मर से, एक इंडियन फार्मर जिसका नाम राजकुमार शुक्ला है और वो बहुत ही ज़्यादा तंग आ चुका है इन ब्रिटिश के अत्याचारों से। ही इज़ ऑल्सो वन ऑफ द फार्मर जो चंपारण से बिलोंग करता है। तो वो गांधी जी के पास जाता है अपनी प्लाइट को लेके और अपने बाकी के फार्मर्स की कंडीशन को बताने के लिए कि हमारे साथ जो ब्रिटिश है वो इस तरीके का अत्याचार कर रहे हैं। बिकॉज गांधी जी उस टाइम पे एक बड़ा नाम थे, तो उनको ये लगता था कि गांधी जी अगर हमारे बारे में सुनेंगे और हमारे बारे में जानेंगे तो शायद हमारी भी हेल्प हो सके और हम भी ब्रिटिश का जो एक सप्रेशन चल रहा है हमारे ऊपर उससे शायद बाहर आ सके, उनके चंगुल से बच सके। तो अब जब वो गांधी जी के पास जाते हैं तो ऑब्वियसली ये तो है नहीं कि अब गांधी से जाके डायरेक्टली उस टाइम पे मिल लोगे, बिकॉज ही इज ऑलरेडी अ बिग नेम एज आई मेंशन। तो जब वो गांधी जी से मिलते हैं तो वो गांधी जी को बताते हैं कि ब्रिटिशर्स उनके साथ क्या कर रहे हैं। ब्रिटिश जो थे वो एक्चुअली में उन फार्मर्स से इंडिगो लेते थे, मतलब फार्मर्स के पास जो लैंड थी उस लैंड में एज अ टैक्सेशन, मतलब उन लोगों से अगर उनको टैक्स लेना है, ब्रिटिश को अगर उन फार्मर्स से टैक्स लेना है तो उन्होंने उन फार्मर्स को बोला हुआ था कि आप अपनी पूरी लैंड पे 15% जो है इंडिगो उगाओगे। अब इंडिगो से एक डाई निकलती थी जिसको वो क्लोथिंग पर्पसेस के लिए यूज करते थे। तो उन्होंने फार्मर्स को एज अ टैक्सेस वो बोल रखा था कि आप मेरे को टैक्सेस जो ऐसे दोगे, जैसे हम लोग भी अपनी इनकम पे टैक्सेस देते हैं, वैसे ही फार्मर्स को क्या था कि आप जो प्रॉपर्टी है आपकी उसमें आप जो भी आपको ग्रो करना है आप करो, बिकॉज वो फार्मर्स है, पूरी लैंड में तो अपना घर बनाएंगे नहीं, जो भी आप लोग कल्टीवेट वगैरह करना चाहते हो वो कर सकते हो, बट जो 15% है उस लैंड का उसमें आपको इंडिगो उगाना ही होगा और वो पूरा का पूरा 15% हमको देना होगा। बट उसी टाइम पे क्या होता है कि जर्मनी जो है सिंथेटिक इंडिगो बनाने लग जाती है और वो बहुत ही ज्यादा चीप होती है कंपैरेटिवली जो इंडियन फार्मर से इंडिगो उनको एज अ टैक्सेशन मिलता था और काफी जल्दी भी उसका प्रोडक्शन होता था। तो अब ब्रिटिश को जो है इंडियन फार्मर से नुकसान हो रहा था कि अब जो है हम सिर्फ 15% ही ले रहे हैं इनसे और हमको तो काफी सस्ते में जो है जर्मनी से डाई वगैरह मिल जाएगी। तो इन लोगों ने क्या गेम खेली, इन ब्रिटिश ने फार्मर्स को बोला कि ठीक है हम लोग जो है तुम्हारी ये 15% टैक्सेशन को एक तरीके से छोड़ देगा, बिकॉज उनको रिक्वायरमेंट नहीं थी, ये चीज बताया नहीं, बट उन्होंने ये जताने की कोशिश करी दैट दे आर नॉट गोइंग टू टेक टैक्सेस फ्रॉम देम एंड एज अ कंपनसेशन फार्मर्स जो है उनको अब और पैसे दें कि अब तो हम तुमसे टैक्सेशन लेंगे नहीं, हम छोड़ रहे हैं इस चीज को, बट उस छोड़ने के लिए भी आप हमको पैसे दो। तो इतना ज्यादा वो लोग सप्रेशन पे आ चुके थे बिकॉज उनको ये था कि किसी भी तरीके से निचोड़ लो, आप जितना फायदा उठा सकते हो इंडियन पेजेंट्स का, इंडियन फार्मर्स का या फिर इवन इंडियंस का, उतना ज्यादा आप निकाल लो। तो इस चीज को लेके जो है सारे के सारे फार्मर्स बहुत ज्यादा परेशान हो चुके थे। एंड देन उसमें से एक फार्मर जो राजकुमार शुक्ला है, ही डिसाइड्स टू गो टू महात्मा गांधी और वो ये सारा इंसिडेंट उनको बताते हैं। तो इस तरीके से स्टोरी जो है वो कुछ स्टार्ट होती है। अब गांधी जी एकदम से तो रेडी हो नहीं जाते कि चलो ठीक है तुमने बता दिया मैं कल ही तुम्हारे साथ चलता हूँ, बिकॉज गांधी जी और भी बाकी चीजों में बिजी थे। पूरा का पूरा देश जो है उनको अपने कुछ ना कुछ प्ली या कुछ ना कुछ उनके सामने अपनी रिक्वेस्ट लेके आता था, कितने मिनिस्टर्स उनसे रोज मिलते जुलते रहते थे। सो गांधी जी वॉज नॉट अवेलेबल एट द मोमेंट जब राजकुमार शुक्ला ने उनके पास अप्रोच किया, बट स्टिल राजकुमार शुक्ला जो थे वो परसिस्टेंट रहे, वो जहां जहां गांधी जी जाते थे वहां वहां जाने लग गए। तो जब गांधी जी ने देखा कि ये एक फार्मर जो है वो काफी टाइम से जहां जहां मैं जाता हूं वहीं वहीं मेरे को दिखता है, तो उन्होंने उनकी हेल्प करने की कोशिश करी। उन्होंने समझने की कोशिश करी कि चलो एक बार मैं वहां चल के देखता हूं जहां से ये आया है, मतलब मैं चंपारण जाके देखता हूं कि वहां पे चल क्या रहा है, वहां पर ऐसा हो क्या रहा है कि ये फार्मर जाने का ही नाम नहीं ले रहे। तो गांधी जी रेडी हो जाते हैं और वो चंपारण के लिए निकलते हैं। जब चंपारण में जाते हैं तो वहां पर अब वो सारी प्लाइट वगैरह कंडीशन वगैरह जानने की कोशिश करते हैं कि क्या हो रहा है, अच्छा ऐसा हुआ वैसा हुआ। फिर वो इवन लॉयर्स से भी बात करते हैं एंड देन ही रियलाइजेस कि जो लॉयर्स की जो फी है
वो ही इतनी ज़्यादा है कि अगर वो इससे अच्छा तो ब्रिटिश को टैक्स दे दे, या फिर इससे अच्छा तो ब्रिटिश को कंपनसेट कर दे, जितना लॉयर्स चार्ज कर रहे हैं उससे तो फायदा यही होगा कि भैया उसको पैसे दे दे। तो गांधी जी को ये समझ में आ चुका था कि इनकी कंडीशन जो है और इनकी जो प्लाइट है वो बहुत ही ज़्यादा खराब है, तो उनको उधर रुकना ही पड़ेगा उन लोगों की हेल्प करने के लिए। एंड व्हेन गांधी जी डिसाइड्स टू स्टे देयर, तो वहाँ की जो ऑफिशियल्स हैं, जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स हैं, उनको अब तकलीफ होने लग जाती है। उनको तकलीफ होती है तो वो गांधी जी को बोलते हैं, अब इधर समझना, वो गांधी जी को बोलते हैं कि यू आर एन आउटसाइडर है, यू शुड नॉट बी हियर, सो यू गो बैक। तो ब्रिटिशर्स बीइंग एन आउटसाइडर देमसेल्फ, वो गांधी जी को बोलते हैं कि तुम आउटसाइडर हो, तुम यहां से चले जाओ। तो गांधी जी कहते हैं तो मेरी ही लैंड है, मैं कहीं से बाहर नहीं जा रहा, बिकॉज यहाँ के जितने भी पेजेंट्स हैं, जितने भी फार्मर्स हैं, उन लोगों की हेल्प करने के लिए यहाँ पर मैं आया, और बिना हेल्प करे तो मैं जाऊंगा नहीं। तो ये चीज गांधी जी यहाँ पे ठान लेते हैं। तो अब क्या होता है कि गांधी जी इस केस को अपने हाथ में ले लेते हैं, बट जो कोर्ट है वो केस को लेने के लिए राजी नहीं होती। तो गांधी, इसमें ये दिखाया है स्टोरी में, जब आप देखोगे कि गांधी जी अपने तरीके से कैसे ब्रिटिश को मनवा लेते हैं कि तुमको ये केस लेना ही पड़ेगा, बिकॉज अगर तुम नहीं लोगे तो ना ही ये कहानी खत्म होगी, ना ही मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तो वो लोग उनको कहते हैं, जो ब्रिटिश जज है वो उनको बोलते हैं कि अगर आप हमारी बात नहीं सुनोगे तो हम आपको जेल में डाल देंगे। तो गांधी जी कहते हैं कोई बात नहीं, बिकॉज गांधी जी का जो नेचर है, या गांधी जी जिस तरीके की पर्सनैलिटी थे या कैरेक्टर थे, उनको ये था कि वो लॉ के अगेंस्ट नहीं जाते। लॉ इज एक्चुअली अबव एवरीवन। बट इधर एक चीज आती है कि जहां गांधी जी खुद बोलते हैं कि मैंने माना कि लॉ हर एक चीज से ऊपर है, बट उस लॉ से भी ऊपर मेरी इनर कंसाइंस है। और जो मेरी इनर कंसाइंस है, इनर कंसाइंस मतलब अंतरात्मा की आवाज एक तरीके से, तो जो मेरी अंतरात्मा की आवाज है वो ये कहती है कि मुझे इन फार्मर्स का साथ देना चाहिए। अब आप चाहे मेरे को जेल में डालो, चाहे फांसी लटका दो, चाहे जो मर्जी करो, बट मैं इनका साथ जरूर दूंगा। और गांधी जी इसी तरीके से अपना केस जो है वो रजिस्टर करवा लेते हैं। तो अब क्या होता है कि ब्रिटिशर्स और गांधी जी के बीच में अब कन्वर्सेशन होती है, एंड गांधी जी उनको बोलते हैं कि देखो, जो तुमने एज अ कंपनसेशन इन लोगों से पैसे मांगे हैं, तुमने काफी लोगों से तो ले लिया है, काफी फार्मर्स ने तुमको पैसा दे भी दिया है, तो मैं तुमसे एक्सपेक्ट ही नहीं करता कि तुम उनको सारे पैसे वापस दो, बट तुमको कुछ ना कुछ तो उनको कंपनसेट करना ही पड़ेगा। तो एक जो फिगर इसमें निकल के आती है वो 25% की है, कि 25% एटलीस्ट तुमको उनको रिटर्न करना पड़ेगा। अब बच्चों, तुम लोगों को एक चीज जो इधर समझनी है, जो क्रिटिकल क्वेश्चन में भी आ सकती है, कि क्या गांधी जी वाकई में पैसा वापस दिलाने में इंटरेस्टेड थे, या फिर गांधी जी क्या उनके पैसे कम करवाने में इंटरेस्टेड थे? ये चीज नहीं थी इस चैप्टर में। इस चैप्टर में जो एक चीज दिखाना चाहा है वो ये है कि गांधी जी वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन रिड्यूसिंग द अमाउंट ऑफ द कंपनसेशन। गांधी जी ब्रिटिश को उन्हीं की मेडिसिन का टेस्ट करवाना चाहते थे। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आ सकता है, दैट हाउ डिड गांधी जी मेक ब्रिटिशर्स टेस्ट देयर ओन मेडिसिन। तो टेस्टिंग देयर ओन मेडिसिन का मतलब ही यही है, बिकॉज अभी तक जो ब्रिटिश है वो ही हम लोगों पर अत्याचार करते आ रहे थे, वो ही फार्मर्स से पेजेंट्स लोगों पर अत्याचार करते आ रहे थे, उनसे किसी ना किसी फॉर्म में पैसा लेना, या अनाज लेना, या टैक्स लेना, किसी ना किसी फॉर्म से वो लेते ही रहते थे। तो अब गांधी जी ने पूरी गेम पलट दी थी। ये एक स्टार्ट था, ये एक बिगिनिंग थी कि अभी तक सिर्फ तुम ही लेते आए हो, अब की बार हम तुमसे लेंगे। तो अभी तक ब्रिटिश को रोकने वाला कोई भी नहीं था, ब्रिटिशर्स सिर्फ आगे बढ़ते चले जा रहे थे, और हम जो इंडियंस हैं, जो फार्मर्स जो हैं, वो धीरे धीरे पीछे होते चले जा रहे थे। बट गांधी जी ने क्या किया, वहां पर एक ब्लॉक लगाया और एक स्टेप जो है ब्रिटिश को पीछे किया, और एक स्टेप खुद आगे लिया, एक स्टेप इंडियन फार्मर्स को आगे लेने के लिए मजबूर किया। तो ये जो है एक साइकोलॉजिकली भी बहुत इंपॉर्टेंट गेम प्ले करता है। अब जब ये विक्ट्री होती है फार्मर्स की कि 25% के लिए ब्रिटिश जो है वो मान जाते हैं कंपनसेट करने के लिए, तो जैसे मैंने बताया वो साइकोलॉजिकल बूस्ट देता है। साइकोलॉजिकल बूस्ट की वजह से क्या हुआ था कि फार्मर्स दे रियलाइज दैट इवन दे कैन टेक अ स्टैंड अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। होता है कि जब ये सारी चीजें सॉल्व हो जाती हैं तो गांधी जी वहां से चले नहीं जाते, वहां पर रुकते हैं। कम से कम 1-1.5 साल के लिए टेक्स्ट में लिखा है कि गांधी जी वहां पर रुकते हैं, और उनकी वाइफ और उनका बच्चा भी वहां पर आ जाता है, और वो इन फार्मर्स को होलिस्टिकली डेवलप करने की कोशिश करते हैं। होलिस्टिकली मतलब ओवरऑल इंप्रूवमेंट, कि खाली ये नहीं कि इनकी सिर्फ कल्टीवेशन या फिर एग्रीकल्चर ही ठीक हो, ये एजुकेशन लेवल पे भी इंप्रूव करने चाहिए, हेल्थ लेवल पे भी इंप्रूव करने चाहिए। तो पूरा का पूरा वहां पर सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर जो सोशल स्ट्रक्चर है, गांधी जी वहां पर इंप्रूव करने के लिए रुकते हैं 1-1.5 साल तक के लिए, इसमें दिखाया है। एंड व्हेन इट कम्स टू अ बेटर लेवल, देन गांधी जी उस जगह को छोड़ के वहां से जाते हैं और अपनी बाकी की चीजों को कंटिन्यू करते हैं। तो इसमें एक एनालिटिकल चीज जो है जो तुम लोगों को समझनी है वो ये है कि हाउ द स्टोरी पोर्ट्रेज एन अकाउंट ऑफ द ऑप्रेसर ऑन द ऑप्रेस्ड, एंड हाउ विद द हेल्प ऑफ नॉन वायलेंस एंड डिटर्मिनेशन गांधी जी खुद और बाकी के जो फार्मर्स हैं उनके अंदर एक साइकोलॉजिकल बूस्ट इंस्टिल करते हैं। जो स्टोरी है उसमें जो थीम चलती है वो जस्टिस और ह्यूमन राइट्स के ऊपर भी चलती है, बिकॉज जो महात्मा गांधी हैं वो जस्टिस के लिए लड़ते हैं। ये मैं फिर से बता दूं कि आपको मैंने सिर्फ एक मोटा मोटा आइडिया देना चाहा है इसके अंदर, और मैंने समरी एनालिसिस और थीम्स को ही मिक्स करके एक स्टोरी आपको समझाने की कोशिश करी है। बट इफ यू वांट टू नो द स्टोरी इन डिटेल तो मैं लिंक जो है ऊपर डाल दूंगा, मैंने डिटेल में भी ये स्टोरी समझा रखी हुई है।
ये उन बच्चों के लिए जो एकदम एंड मोमेंट पे पढ़ना चाहते हैं, जिनको सिर्फ एक आइडिया चाहिए कि हमको पता लग जाए कि स्टोरी में क्या है। एंड इससे क्रिटिकल क्वेश्चंस भी जो ज़्यादा मार्क्स के आते हैं वो मैं डिस्क्रिप्शन में या कमेंट्स में डाल दूंगा। सो उनकी प्रैक्टिस एक बार जरूर कर लेना, बिकॉज उससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो आ सकते हैं, और मैंने उन्हीं को माइंड में रख के जो है ये शॉर्ट वीडियो बनाने की कोशिश करी है। आई होप दैट दिस लेक्चर हेल्प्स यू, एंड बेस्ट विशेस फॉर योर एग्जाम।